हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 और इसके पहले 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि ये होगा जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट्स के लिए होगा, जो कि हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो 26वां प्रैक्टिस सेट के पहले वाले अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हिंदी का कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कौन से संज्ञा का रूप मतलब कहा जाता है। ठीक है, कौन सी संज्ञा कहलाती है ये बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहा जाता है, जैसे कि राम हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, भारत, अमेरिका, गाय, मोहन, श्याम, इस तरीके से नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातवाचक संज्ञा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि घोड़ा हो गया, फूल है, नदी है, ये सभी जातवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, एक आता है समूहवाचक। समूह का जहाँ पर बोध होता है जैसे कि परिवार, कक्षा, सेना, ऐसे भी समूहवाचक में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि इसमें होता है गरीबी, बुढ़ापा, मिठास, ये सभी जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, जहाँ से भाव प्रकट हो। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जहाँ पे द्रव्य का बोध हो, जैसे कि पानी हो गया, लोहा है, ठीक है, इसके अलावा घी, दाल, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वारिद। वारिद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता, तो वारिद किसका पर्यायवाची होता है, वारिद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो एक शब्द इसी से मिलता जुलता वारिद होता है, जो कि कमल का पर्यायवाची होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, अगर लास्ट में दा लग जाता है तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है, और लास्ट में अगर जा होता है तो वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची पंकज, पुंज, जलज, केसर, नलिनी, सरोज, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, ये सभी जो होते हैं ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो, यानी कि तीसरे पद की पदार्था हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है। तो वहाँ पे इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आंसर इसका ए पार्ट है। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में बात हुई है, बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे कि दशानन। ठीक है, दशानन का एक तीसरा अर्थ क्या निकलता है, रावण से, रावण को दशानन कहा जाता है, तो यहाँ पे जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम जो चिन्ह होता है उसको हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से छंद विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छानना है। निष्काम का छंद विच्छेद क्या होगा, निष्काम। निष्काम का छंद विच्छेद करेंगे तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निह प्लस काम इसका सही छंद विच्छेद होता है, और जहाँ पर विसर्ग बिंदी आ जाती है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। यानी कि वो दो मात्राएं के रूप में प्रयोग होती हैं लेकिन उनको स्वरों में नहीं गिना जाता। वह दोनों कौन सी मात्राएं, तो वह हैं अंग और आहा। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अंग और आहा ऐसी दो मात्राएं हैं। अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है, आहा जो होता है वो विसर्ग होता है। एक होता है अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु ऊपर होती है, इसको कहते हैं अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्प का चयन करना, इसमें से संज्ञा पदबंध बताना है। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, यहाँ पे कौन सा संज्ञा पदबंध। तो जो संज्ञा के स्थान पर अमूमन जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा पदबंध के तरीके से होते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चार ताकतवर लोग, यही जो हो जाएगा क्या है, संज्ञा है और संज्ञा पदबंध के रूप में प्रयोग किया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से नारी शब्द का बहुवचन बताना है। नारी शब्द, देखिए नारी शब्द के बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नारी वृंद। नारी वृंद सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम देखेंगे तो नारी वृंद आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाएगा तो नॉर्मली नारी का जो बहुवचन होता है वो नारियाँ होता है,
लेकिन यहाँ पे वृंद भी लगा के जो है इसका बहुवचन बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पे जो रेखांकित उपवाक्य है इसके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का उपवाक्य है जो कि किया हुआ है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। सच्चा उत्साह वही होता है, इसके बारे में बताया गया, तो विशेषण उपवाक्य है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली कौन सी नहीं आती इनमें से? दिया गया छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी, देखिए हिंदी की बोलियों के बारे में पहले प्रैक्टिस नंबर 21 और 22 में विधिवत बताया गया, तो आप उसको जरूर लिखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। छत्तीसगढ़ी बोली जो होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो ब्रज भाषा, बागरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेलखंडी और कन्नौजी आती है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इसमें से उपसर्ग की अगर हम बात करें तो मूल शब्द के पहले जो लगता है, तो यहाँ पे अगर पराजय शब्द देखते हैं तो यहाँ पे जो है मूल शब्द के क्या लगा हुआ? उपसर्ग लगा हुआ। परा शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द प्रयोग किया गया है ये बताना है, ठीक है। सही विलोम शब्द इप्सित का दिया गया अनिप्सित यहाँ पे, और इसके बाद दिया गया है उर्वर का अनुर्वर, भीरू का निर्भीक ये दिया गया है, श्वेत का शाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही विलोम शब्द है। मेरे हिसाब से तो सही विलोम सभी हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो बताया गया है वो ए पार्ट बताया गया है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उर्वर का जो होता है ऊसर, ऊसर इसका जो है मतलब एक ऑथेंटिक माना गया है इसका विलोम, तो मेरे हिसाब से ये जो है गलत हो सकता है। श्वेत का अश्वेत भी होता है। चलिए, निम्नलिखित में से चीता शब्द का तत्सम बताना है अगले क्वेश्चन में। चीता शब्द, चीता शब्द का तत्सम होता है चित्रक, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो चित्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से सही अर्थभेद का चयन करना है। कृत और कृत जो दिया गया इसका सही अर्थ बताना है। देखिए, कृत जो पहले वाला कृत दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, दूसरे वाले कृत का क्या अर्थ होता है? तो पहला वाला कृत जो दिया गया इसका अर्थ होता है किया हुआ, और दूसरे का अर्थ होता है खरीदा हुआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम कहते हैं निर्मम। तो आंसर ए पार्ट सही है। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल कौन सा मुहावरा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए माँ शब्द, माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है और यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले की अगर हम बात करेंगे तो प्राय हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम सेब खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। राम सेब खाता है मतलब सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक में क्या होता है कि कर्म का होना जरूरी है, और यहाँ पे सेब शब्द क्या है? कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेष और विशेषण की त्रुटि से एक युग्म गलत है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, दिया गया आसक्त और आसक्त, आसक्त और आसक्त में बताना है कि विशेष और विशेषण क्या है। तो देखिए, आसक्ति का विशेषण होता है मोहित, आसक्ति का विशेषण मोहित या फिर लुब्ध या फिर मुग्ध, ये सभी जो होता है ये किसका होता है? ये आसक्ति का विशेषण होता है। तो आसक्ति इसका गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत है, बाकी सारे सही। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट, ईर्ष्या का विशेषण उपेक्षा और क्रोध का विशेषण क्रुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस अगले क्वेश्चन में बताना है। ये आपकी अनाधिकार, तो अनाधिकार गलत है व्याकरण की त्रुटि से। अनाधिकार ये सही है, अनाधिकार ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी पार्ट हो जाएगा। ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित जो अव्यय है ये इसमें किसका भेद है ये बताना है, किस भेद का उदाहरण है? तो इसका अगर हम बात करेंगे तो सहित, सहित शब्द जो होता है संबंध बताता है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाया जाता है। जैसे कि साथ हो गया,
सहित हो गया, बगैर है, अलावा है, संग है, ये सभी क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। सेवा साकार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है, सेवा साकार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे से शब्द आया है और अलगाव की स्थिति नहीं हो रही है तो करण कारक हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य टोटल होता है 3 प्रकार, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इस तरीके से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपने किसी विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोट के अंतर्गत आएगा, तो ये आता है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत, ठीक है, व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश से क्वेश्चन करना है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का प्रेम अंकुर विद्यमान है, गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, सभी प्राणियों में, ठीक है। चलिए, सच्चा देश प्रेमी के बारे में बात कही गई है और ये बताया गया है कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो आप जब इसके गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। देश प्रेम का अभिप्राय क्या होता है, तो देश प्रेम के अभिप्राय में अगर देखेंगे तो देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व जो होता है वो इसका अर्थ निकलता है। समय, संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, क्यों, तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका अर्थ डी पार्ट निकल जाएगा, उन्हें अपना नीड प्यारा होता है। वही देश महान है जहाँ के लोग क्या होते हैं, तो गद्यांश को पढ़िएगा, इसका आंसर डी पार्ट निकल जाएगा, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं, ठीक है, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम इसमें जीएस के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। खरीफ इसमें से खरीफ फसल का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कपास। कपास जो होता है वह खरीफ फसल होता है। इसके अलावा चावल भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल में ज्वार आता है। खरीफ फसल में अगर हम बात करेंगे ज्वार के बाद तो मक्का आता है, बाजरा होता है खरीफ फसल के अंतर्गत, रागी खरीफ फसल के ही अंतर्गत होता है, सोयाबीन भी खरीफ फसल के ही अंतर्गत पैदावारी होती है और साथ में कपास आता है। इसके बाद रबी फसल, तो रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो होते हैं ये कौन से प्रकार के फसल होते हैं, ये आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और जायद फसलों में खासकर सलाद वाले फसल और सब्जी वाले आते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी, सभी जायद फसल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली इन दोनों शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो केरल राज्य से संबंधित है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, तो कथक नाम है, ठीक है। चलिए, कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर इसमें से नहीं पाई जाती, तो इसमें से टोटा पाई जाती है, कोटा भी पाई जाती है, कुरुम्बा भी पाई जाती है। मोग जनजात जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर नहीं प्राप्ति होती है। मोग जनजात जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है, तो यह विकसित किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ऑयल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इंडियन ऑयल। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया, तो यह मनाया जाता है हर वर्ष 15 मार्च को, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसका थीम जरूर याद रखिएगा, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, तो इस तरीके से इसका ये इस वर्ष का थीम बना था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया है, तो उस घोषणा का नाम है ई मोबिलिटी योजना, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, ई मोबिलिटी योजना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, उपकरण का नाम दिया गया, मापन की गई राशि है। एमीटर, एमीटर को जो है किससे में मापते हैं ये बताना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या 53 में अगर हम देखते हैं एमीटर को मापा जाता है धारा, ठीक है, धारा, एमीटर से हम जो है धारा को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे जो है सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से हम मापते हैं भार और बैरोमीटर से हम मापते हैं दाब, तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा 3, 4, 2, 1, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा 53 का। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है,
तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 330। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, उन किस प्रकार की खेती कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि सहकारी खेती। तो आंसर कौन सा डी पार्ट करेक्ट है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा, ये औद्योगिकरण से संबंधित था। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है इसमें से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए थायराइड ग्रंथि के लिए अगर हम देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा काम जो आवश्यक होता है वो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है ना, तो वो थायराइड ग्रंथि के जो है असामान्य काम के कारण ही होता है। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है इनमें से। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिहार। बिहार में कितना जनघनत्व है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं यहाँ पे डी। और सबसे कम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दुलहस्ती परियोजना बताना है कि इनमें से किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है जो है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। और ये कहाँ पर, किस राज्य में है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी पर। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार को अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। ठीक है, अंतिम अधिकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा था ये बताना है, तो वो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए जो है विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। अब फिर से सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना इसमें से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, एक अट्टू हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1576 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो इस तरीके से आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है इनमें से। तो देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, नीति दर्रा भी पड़ता है, मुलिंगला भी पड़ता है, लेकिन सिपकीला जो है ये उत्तराखंड में नहीं पड़ता। सिपकीला कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा पड़ता है, तो ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे सही है, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया। तो संघवाद की अगर हम जब बात करेंगे तो संघवाद जो लिया गया है वो लिया गया कनाडा के संविधान से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यहाँ अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया। मूल अधिकारों कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और संघ सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी इनमें से। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए पार्ट से है। मराठाओं की जो सेना की ताकत थी वो छापा मार रणनीति गुरिल्ला रणनीति से जो है युद्ध किया करते थे। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है। देखिए प्राकृतिक गैस में ये सभी पाए जाते हैं, मीथेन, एथेन, पेट्रोलियम, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इसमें जो प्रमुख तत्व है वो है आपका ए पार्ट, मीथेन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से होगा। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है। तो रन टाइम पर संदेश संलग्न करने का इसमें से मतलब होता है सी पार्ट हो जाएगा, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंट्रोल+B। कंट्रोल+B से पेस्ट कमांड हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट को। कंट्रोल+E से क्या किया जाता है, सेंटर टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है या फिर आप पैराग्राफ में किया जाता है। ठीक है, और ये होता है MS वर्ड में। कंट्रोल+Z की बात करेंगे तो ये अनडू एक्शन होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ गलत हो जाता है तो उसको हम वापस जो है बैक आ जा सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है इनमें से। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा होगा, तो वो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अलाइनमेंट जो होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित किसके साथ शुरू होते हैं। तो जो सभी फार्मूला MS एक्सेल में जो शुरुआत किया जाता है वो किसके साथ, तो वो शुरुआत होता है बराबर के चिन्ह के साथ। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है।
चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि 2018 के वीडियो के पेपर में पूछा गया था। बाइनरी संख्या दिया गया, इसका दशमलव समतुल्य बताना है। तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, इसको 2 की टर्म में जो है गुणा करके चले जाएंगे। 2 की पावर 0 से 1 में गुणा करेंगे, फिर 1 गुणे 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे। मतलब 2 की पावर में एक एक बढ़ोतरी चले जाएंगे। अब जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो में कोई कुछ भी गुणा करो जीरो ही रहेगा। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम गुणा करेंगे, ठीक है। 1 गुणे 2 की पावर 8, 1 गुणे 2 की पावर 9, 1 गुणे 2 की पावर 10। इस तरीके से इतना गुणा करेंगे और इसके हम मान निकालेंगे। तो 2 की पावर 0 से 2 1 में गुणा कर तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 से 2 गुणा कर तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 4 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 8 है तो फाइनली ये हो जाएगा, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256, ठीक है, 256 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर 9 फाइनली कितना हो जाएगा, 512। फिर 2 की पावर 10 है, ये फाइनली हो जाएगा 1024। इस तरीके से ये संख्याएं जब आ जाएंगी तो इसको हम कर देंगे जोड़, कर देंगे जोड़ देंगे। इसको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 1807। तो दशमलव समतुल्य ये 1807 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बाइनरी को हम दशमलव में बदलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बुकमार्क का प्रयोग एमएस वर्ड में किया जाता है और किसके लिए किया जाता है ये बताना, ठीक है। बुकमार्क का प्रयोग, ठीक है। बुकमार्क के प्रयोग की बात करेंगे तो यहाँ पे भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है, तो रे टॉमलिंसन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो है ईमेल भेजने का कार्य किया था। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है बताना। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि बी पार्ट में दिया गया। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, मतलब कि परमानेंट जो मेमोरी होती है किसी कंप्यूटर की, वो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं जो है रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी कहलाती है, परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देश को लाना। तो ये काम करता है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित में स्टोर भी करता है, डेटा संसाधन या प्रसंस्करण भी करता है, निर्देश की व्याख्या नहीं करता। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था परम। परम कंप्यूटर जो था भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम रखा गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है चार्ल्स बैबेज, ठीक है। किस प्रकार के मॉडल्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स लगे होते हैं, किस प्रकार के मॉडल्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट लगे होते हैं, तो वो होते हैं असिंक्रोनस मॉडल। असिंक्रोनस मॉडल में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स लगे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट में मौजूद नहीं है इनमें से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वो होता है अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल। बाकी एमएस एक्सेल में रेखांकन भी होता है, लिंक भी होता है, प्रतीक भी होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग आता है इसमें से, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी और ईओपी3। देखिए, जब ईमेल को प्राप्त किया था, रिसीव किया था, तो वहाँ पे POP3 का प्राप्त जो है प्रोटोकॉल का उपयोग किया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी, तो इसकी स्थापना किया गया था 1927 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ दिया गया है, जो कि सही है या गलत है बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सही है। सीमेंट कारखाना दिया गया है बरेली, जो कि गलत है। सीमेंट कारखाना चुरकुआ डल्ला में है, उत्तर प्रदेश में। चुरकुआ डल्ला ये कहाँ पड़ता है, ये सोनभद्र जिले में पड़ता है, सोनभद्र, ठीक है। तो गलत है, सी पार्ट हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना कहाँ है, आंवला में। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, तो ये बनाया गया रिहंद बांध पर, झांसी नदी और रिहंद बांध पर, सोनभद्र जिला में। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम था बाल बोधिनी। क्या नाम था? बाल बोधिनी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय में संबंधित में सुनवाई नहीं करता है? तो कुटुंब न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें से विवाह के संबंध में सुनवाई करता है, गुजारा से भी, और पति पत्नी संबंध, लेकिन इतर वैवाहिक मामले जो है सुनवाई नहीं करता। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम बताना। सबसे छोटा जिला, उसके बाद सबसे बड़ा जिला, फिर सबसे बड़ा जिला, इस तरीके से बताना है। तो देखिए इसमें से अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला, उससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर, और सबसे बड़ा इसमें से गौतम बुद्ध नगर। और ऐसे ओवरऑल 75 जिला में सबसे बड़ा कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? इनमें से तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काली कपास की मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, तो ए पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या था? तो वो था कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी के पास दुधवा नेशनल पार्क के पास 1972 में इसको स्थापित किया गया था। रामपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रामपुर में 1988 में स्थापना हुआ था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1979 में स्थापना किया गया था। ठीक है, मिलान करना है। 90 में उत्पाद दिया गया, जिला दिया गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए लहसुन उत्पाद की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो वो होता है मैनपुरी में। प्याज की बात करें तो प्याज सबसे ज़्यादा गाजीपुर में होता है। मिर्च की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा देवरिया, और हल्दी जो होता है ललितपुर में होता है। तो इस तरीके से बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं द्वारा स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित किया गया है परिष्करण? तो ये जो स्थापना हुआ था ये किया गया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा जिले में। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? इनमें से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो कि ये सही रूप से लिखा हुआ है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर दिया गया है, जो कि गलत है। चौरसिया नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो जौनपुर जिले में नृत्य होता है, और यह कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि गलत वाला बताना था। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? इसमें से तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में, वहाँ पे बुक्सा जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। तो आंसर इसका बुक्सा जनजाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? ये बताना है। तो ये जो कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो मेरठ जिले में हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 97 है, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। और देखिए अपने यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो त्रिस्तरीय स्थानीय से शासन इकाइयां हैं। तो त्रिस्तरीय में नगर पंचायत आता है, ठीक है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आता है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1981 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय पड़ता है बरेली जिला। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू किया गया था किसान बही योजना को? यह लागू किया गया था 1992 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको देखा हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।